वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस क्लास का जो टॉपिक है वो साइंस का है, जिसमें मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी लिया हुआ है। और आप जानते हैं कि दोपहर 1 बजे ये डेली क्लास आती है, जीएस सेक्शन कवर होता है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सभी सब्जेक्ट मैं कवर कर रही हूँ। और इसको कंप्लीट करने के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो रहे हैं, इसके साथ साथ हिंदी और मैं इसके साथ करंट अफेयर भी कराऊंगी। तो जो भी बच्चे न्यू हैं वो जान लीजिए, दोपहर 1 बजे क्लास आती है ये। और साथ में रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है आरओ री एग्जाम और यूपी पीसीएस के लिए। दोनों के लिए फोकस करते रहिए, आपकी दोनों क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही जो बच्चे यूपी पीसीएस 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि फॉर्म भी आ चुके हैं, तो आप फॉर्म फिल करके अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, मतलब मेंस और प्री की, ठीक है। इसके लिए कोर्स आप लॉन्च हो चुका है, देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया, आप उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए, जानकारी लीजिए। और इसके साथ ही जो आप टेस्ट सीरीज वगैरह करना चाहते हैं, आरओ एग्जाम वाले बच्चे जो हैं, जब भी आपका एग्जाम होना है तो अभी से प्रैक्टिस करते रहिए। उसके लिए आप टेस्ट सीरीज या पेड क्विज या फिर क्रैश कोर्स भी है, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने के साथ टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। सारी जानकारी आपको नंबर्स पे दे दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके भी अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। तो ये छोटी सी जानकारी होगी आपके कोर्स की। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रोसेस क्या होती है। अगर नाभिकीय विखंडन टर्म दिया गया तो इसका मतलब क्या है। तो कोई भारी नाभिक है, तो किसी भारी नाभिक के दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में जो टूटने की प्रक्रिया है, उसी को ही हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं या नाभिकीय विखंडन कहते हैं। हिंदी वाले तो समझ जाते हैं विखंडन का मतलब क्या है, कि कोई भारी नाभिक होगा, कोई भारी न्यूक्लियर होगा, वो क्या होगा, छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है, फिजन और फ्यूजन वाले में। तो ठीक है, फिजन क्या है, फिजन का मतलब है टूटना, ठीक है। नाभिकीय विखंडन की जो घटना है, इसमें विखंडित नाभिकों का कुल जो द्रव्यमान है वो बड़े नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। तो द्रव्यमान का जो ये अंतर होता है वो नाभिकीय विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा में एकत्रित हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जब नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस हो रही होती है, तो जो बड़ा द्रव्यमान है एक नाभिक का, जो कई नाभिकों में टूट गया है, उसके द्रव्यमान में और छोटे छोटे जो नाभिक है उसके द्रव्यमान में टोटल डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस किसका है, तो वहां से जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है उस रूप में है। जब किसी तत्व के परमाणुओं और न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, जब किसी भी तत्व के परमाणु पर, तो साधारणतः क्या होता है, परमाणुओं के नाभिक का जो कृत्रिम विघटन होकर, अर्थात जो आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, उससे उनके हल्के कण जैसे कि अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन, ये सारे क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, एमिट होते हैं। कभी कभी न्यूट्रॉन नाभिक द्वारा अवशोषित होकर नाभिक को उसके एक भारी आइसोटोप में भी बदल देता है, और ऐसा फोटॉनों के रूप में ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। इंग्लिश में भी मिलेगी क्लास, तो अभी जो हिंदी के टॉपिक हो रहे हैं साइंस में, वो बाद में इंग्लिश में भी मिलेंगे। मैं दोनों लैंग्वेज में कराऊंगी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम है साइंस में। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया क्या होती है, तो यह वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन का प्रग्रहण करके तुलनीय द्रव्यमानों के दो हल्के नाभिक में टूट जाता है। वही डिफिनेशन आपको अलग तरीके से बताई जा रही है। इस प्रक्रिया को कुछ तीव्र न्यूट्रॉन तथा विखंडन खंडों की गतिज ऊर्जा व गामा किरणों के रूप में ऊर्जा की विशाल मात्रा विमोचित होती है, और यह प्रक्रिया ही परमाणु बम तथा नाभिकीय रिएक्टर का आधार बनती है। तो अगर सिद्धांत पूछा जाएगा परमाणु बम या फिर नाभिकीय रिएक्टर, तो क्या होगा, न्यूक्लियर फिजन ही होगा। नाभिकीय विखंडन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है, कि यह अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है इससे, और इसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अगर 1 ग्राम यूरेनियम विखंडित होगा तो इसके विखंडित होने पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो याद कर लीजिए 5 × 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। इतनी ऊर्जा 20 टन टीएनटी जो ट्राई नाइट्रोटोलुइन है, इसमें विस्फोट करने से उत्पन्न होता है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी होंगी। अब एटम बम क्या है और किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी हमने नाभिकीय विखंडन पढ़ा है, तो आगे समझेंगे। तो एटम बम क्या होता है, ये परमाणु बम का अधिक उपयुक्त नाम नाभिकीय या न्यूक्लियर बम होता है, और यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा विखंडनीय पदार्थ में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखा जाता है। तब उस पदार्थ से अति अल्प समय में ऊर्जा की विशाल मात्रा
मुक्त होती है। तो न्यूक्लियर बम किस युक्ति पर कार्य करता है कि तीव्रगामी जो न्यूट्रॉन होते हैं इनके द्वारा विखंडनीय पदार्थ में अनियंत्रित श्रृंखला बनाई जाती है। मतलब न्यूक्लियर फिजन की ये जो अनियंत्रित श्रृंखलाएं चलती रहती है और इसी के परिणाम स्वरूप क्या होती है, विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है। परमाणु बम में यूरेनियम U-235 है, ठीक है, प्लूटोनियम 239, इनके 2 टुकड़े एक सघन या डेंस आवरण में पृथक पृथक रखे जाते हैं और बम के विस्फोट से 10⁻70 कैलोरी की कोटि का ताप तथा लाखों वायुमंडलीय दाबों के बराबर दाब उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं, देखो एक तो न्यूक्लियर फिजन का एग्जाम्पल हो गया एटम बम, दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर हमें पढ़ना है, या फिर इसी को हम एटॉमिक फर्नेस बोलते हैं या परमाणु भट्टी बोलते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर एक प्रकार का संयंत्र होता है जिसमें विखंडनीय पदार्थ में स्पोषित नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चलाई जाती है इसमें भी, और उससे नियत दर पर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब इस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। तो आधुनिक रिएक्टर में कौन कौन से भाग होते हैं इनसे प्रश्न बनता है और उनके क्या कार्य हैं ये भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहले देखिए आधुनिक रिएक्टर में कौन कौन से भाग होते हैं। तो पहला होता है ईंधन या फ्यूल। तो यह रिएक्टर का सबसे प्रमुख भाग है और यही वह पदार्थ है जिसका विखंडन किया जाता है। इस कार्य के लिए यूज करते हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम का, ठीक है। मंदक दूसरा होता है मॉडरेटर। इसके कार्य क्या है, तो इसका कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना, क्योंकि मंदित न्यूट्रॉनों की यूरेनियम और प्लूटोनियम नाभिकों में विखंडन करने की जो प्रायिकता है वो अधिक हो जाती है। इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो भारी जल का, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड ये प्रयोग किए जाते हैं। और सबसे अच्छा अगर मंदक कोई मॉडरेटर है वो भारी जल या D2O है। देखिए प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है आपसे, तो प्रश्न यही बन सकता है कि भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किस रूप में होता है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि मंदक के रूप में किसका किसका प्रयोग करते हैं, तब आपको ऑप्शंस में से चूज करना रहेगा, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट है कूलेंट या शीतलक। क्या होता है, विखंडन होने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसको शीतलक द्वारा क्या किया जाता है, हटाया जाता है, और इसके लिए वायु, जल और CO2 रिएक्टर में प्रवाहित किए जाते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रक छड़ें या कंट्रोल रॉड्स। ये कैडमियम अथवा बोरॉन की छड़ें होती हैं जो कि रिएक्टर में विखंडन दर को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होती हैं। कैडमियम और बोरॉन ये मंद न्यूट्रॉनों के अच्छे क्या होते हैं, एब्जॉर्बर या अवशोषक होते हैं। अतः जब इन छड़ को रिएक्टर के भीतर जब ढकेला जाता है तो क्या होता है, विखंडन की जो दर है वो कम हो जाती है, और जब वे बाहर खींची जाती है तो क्या होता है, विखंडन की दर फिर से बढ़ जाती है। याद ये रखना है, भारी जल या D2O का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक और शीतलक मतलब मॉडरेटर और कूलेंट दोनों के रूप में किया जाता है। हमने न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा, उसके एग्जांपल्स पढ़े, ठीक है। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन में हम लोगों ने पढ़ा था एटम बम और न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। अब सबसे पहले प्रोसेस अगली पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और उसके एग्जांपल। तो न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन क्या है, तो जब दो अथवा अधिक हल्के नाभिक क्या होंगे, उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर के एक क्या करेंगे, भारी नाभिक बनाएंगे। ठीक उसका उल्टा प्रोसेस है और इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहेंगे। संलयन से प्राप्त नाभिक का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, संलयन करने वाले मूल जो नाभिक हैं उनके द्रव्यमानों के योग से इसमें भी कम होता है। और ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता है द्रव्यमान की जो क्षति है वो ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या, जैसे 2 न्यूट्रॉन हैं, ठीक है, भारी हाइड्रोजन नाभिक हैं, इनको संलयित करके एक टाइट्रॉन बनाया जा रहा है, ट्राइटियम नाभिक बनाया जा रहा है। न्यूट्रॉन क्या हो गया 1s2 और हम क्या बना रहे हैं 1s3 मतलब ट्राइटियम बना रहे हैं। तो भारी हाइड्रोजन के नाभिकों के संलयन से जो प्राप्त ऊर्जा उतने ही द्रव्यमान के यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कहीं अधिक होती है। तो फ्यूजन की प्रक्रिया से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसका एग्जाम्पल हाइड्रोजन बम से समझिए। नाभिकीय संलयन बम है जो कि भारी हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन पर आधारित होता है। क्योंकि संलयन अति उच्च दाब और अति उच्च ताप पर होता है तो संलयन बम के साथ एक विखंडन या फिर परमाणु बम को प्रज्वलक या इग्निटर के रूप में प्रयुक्त करना पड़ता है। हाइड्रोजन बम में जो संलयन की प्रक्रिया है वो अभिनियंत्रित प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग केवल विध्वंसकारी ही हो सकता है। वास्तव में आपने देखा है सूर्य की ऊर्जा, तो सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये जो हल्के हल्के नाभिक हैं वो संलयित होकर भारी नाभिक बना रहे हैं। और ये आपसे पूछा भी जाता है कि सौर ऊर्जा में किस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है, कौन सी रासायनिक प्रक्रिया होती है। जैसे कि आपको नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों दिए जाते हैं एग्जाम्पल में, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अब हम बात करेंगे सोलर एनर्जी की। तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य है। तो सूर्य में कौन सी प्रक्रिया हो रही है, अभी हमने बात करी न्यूक्लियर फ्यूजन की, संलयन की मतलब नाभिकीय संलयन की। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के 2 नाभिक
क्या करते हैं, मिलते हैं और हीलियम नाभिक बनाते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और वही सौर ऊर्जा के रूप में हमें दिखती है। तो सूर्य लगातार ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, फिर संलयन में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा के कारण उसका तापमान भी क्या है, स्थिर रह रहा है। और जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी है, जबकि ईंधन, कोशिका, फ्यूल सेल क्या होते हैं, प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कुछ तत्वों से स्वतः ही अदृश्य किरणें निकलती हैं। ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव एलिमेंट या फिर रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। और इस घटना को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिवता या फिर रेडियो एक्टिविटी। तो इस परिघटना की खोज किसने की थी, ये कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया, इवन स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो हेनरी बेकुरल ने इसकी खोज की थी। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणों को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। और रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उससे जो इनविजिबल रेज निकल रही हैं वो कौन कौन सी होती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज होती हैं। तो ये हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी को समझा और जो ये न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस और उनके एग्जांपल्स को समझा। प्रश्न 2 से 3, 4 से 5 यहाँ से बनते हैं, मतलब इससे कई प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो बने हुए हैं। 1-2 प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो इस टॉपिक को ईजी भी है, कवर कर लीजिए। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल भी परेशान मत हुई, हिंदी में मैंने जरूर पढ़ाया है, इंग्लिश में भी इसको कवर करूंगी। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पेड कोर्स के लिए आपको क्या करना है, आपको ऐप डाउनलोड करना है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपने कोर्स की जानकारी लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।